आज लोग पूछने लगे हैं कि समाधान क्या है ब्रो। समाधान सबसे पहले ये है कि हम लोग प्रोफेसर को देखेंगे। वी आर गोइंग टू लुक एट प्रोफेसर। वी आर गोइंग टू लुक एट प्रोफेसर क्योंकि प्रोफेसर इज अनरिलेटेड बट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज यू कैन सी इवन जॉनी भैया सपोर्ट्स CJP। जिनको भी इस थंबनेल का मतलब नहीं समझ में आया होगा कि CJP असल में खड़ी है तुम्हारी गांड मारने के लिए ना, और वो चाहते हैं कि मोदी चला जाए ताकि वो लोग और अच्छे से, मोदी भी तुम्हारी ले रहा है, वो और अच्छे से ले सके। तो ये जॉनी भैया तो लेने में एक्सपर्ट है, तो वो अगर सरकार में आ जाए सत्ता में तो और ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छे से लेंगे। तो इसलिए ये सपोर्ट करते हैं CJP। अब तो जो लोग जैसे जैसे नमूने आने लगे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरुंधति रॉय, और भी अलग अलग माल है जैसे कुणाल कामरा, अनलाइकेबल पीपल who have nothing to offer than offending people who they know will not hurt them other than slandering them on social media, है ना। तो इन अनलाइकेबल लोगों से ही तो भर चुकी है, ये तो हाईजैक हो चुका है प्रोटेस्ट। इफ़ इट वाज नॉट हाईजैक टू बिगिन विद, दैट इज़। तो ये और अच्छे से मार लेंगे भाई, तो CJP को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी सोल्यूशंस। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है कि ऐसा कोई समाधान नहीं है भाई जो एक्शनेबल हो, जिस पे हम लोग काम कर सकें। ऐसा कोई समाधान नहीं है काम करने लायक जिसका फ्रेमवर्क ये ना हो कि हम लोग समाज को ढांचे से फिर तैयार करें, वरना और कुछ नहीं होगा। ऐसे किसी का रेजिग्नेशन मांगने से मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो समाज में अवेयरनेस चाहिए कि ये कितनी सेल्फिश सोच है और कितनी चूतिया सोच है। मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट कि हम लोगों को ये सेफ़ जॉब्स चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेगा। हर किसी को इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का एंड प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन किसी को इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं बनना है ना। हर किसी को देयर इज अ लिटिल जोक अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स इन बंगाल कि हर किसी को राम मोहन पसंद है जब तक राम मोहन घर में ना पैदा हो जाए, है ना। राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फॉर दोज ऑफ हु यू डू नॉट नो, हु बैंड सती एंड डिड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। लोगों को तब पसंद नहीं होता जब घर का कोई आदमी कुछ अलग सोचे, लात मार के निकाल देते हैं। लेकिन उसका डिविडेंड उनको भी लेना है, समाज में चेंज उनको भी चाहिए, उनको भी ये सर्विस सेक्टर में जॉब्स चाहिए। लेकिन वो हर किसी को सरकारी अस्पताल में काम चाहिए, लेकिन कोई ये काम नहीं करना चाहता कि सरकारी अस्पताल की ईंटों को मैं लगाऊंगा। सरकारी अस्पताल में नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी अस्पताल बनाना नहीं है ना। अस्पताल में नौकरी चाहिए लेकिन अस्पताल बनाऊंगा नहीं। ऑफिस में नौकरी चाहिए लेकिन ऑफिस बनाने के लिए कोई नहीं है, एटलीस्ट एस्पिरेशनली कोई नहीं है। जो बनाते हैं उनको हम लोग नीची एकदम नज़र से देखते हैं, बहुत नीच नज़र से हम लोग देखते हैं। इसी चीज़ ने ना इंडिया को तोड़ दिया है पूरी तरह से। दूसरी तो ये मेंटालिटी ये कहाँ तक एक्सपैंड करती है कि किसी का अगर बिज़नेस हो तो, ये एक और चीज़ है जो मिडिल क्लास में बहुत कॉमन है। हाँ, बिज़नेस तो धंधा होता है, धंधा तो एक चीज़ को ख़रीद के उसको ज़्यादा कीमत में बेचना, वो ये गलत है। ये तो ये जो मतलब फक्ड अप माइंडसेट है, यू कैन नॉट फिक्स दिस विदाउट रेजिंग मैसिव अवेयरनेस। ये राहुल गांधी आ जाके कहता है कि तुमने तो बस एक ही दरवाज़ा रखा है देश के युवा के लिए कि वो सरकारी नौकरी कर सके, लेकिन देखो कॉर्पोरेट जॉब्स को तो AI चबा रही है। तुम देखो बिज़नेस में तो हर किसी अदानी अंबानी के अलावा किसी और को लोन नहीं मिल रहा है। अबे भड़वे, किसने बनाया था वो कानून? किसने वो कानून बनाए थे? आज भी संविधान में कोई मेजर चेंज लाने की कोशिश होती है, कोई भी बड़ा बदलाव लाने की कोशिश रहती है ना, तो तुम लोग कहते हो कि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान खतरे में है। तुम लोग मजाक उड़ाते हो कि हिंदू खतरे में, लेकिन उससे ज़्यादा तुम लोग चीखते हो लाइक मोर टाइम्स देन मोदी हैज सेड हिंदू खतरे में। इन्होंने कहा है कि संविधान खतरे में है। इन्होंने देश के किसान को दिवालिया बना के रख दिया है ना। MSP क्यों करते हैं? क्यों? ताकि ये मिडिल मैन को बचा सके, ताकि मंडी जो गांड मार रही है किसान की वो अपने जगह पे रहे। जो मेरिट वाला किसान है, जो अच्छी फसल उगाता है, उसको ज़्यादा पैसा ना मिले, क्योंकि जो MSP देता है वो मंडी है ना, वो मंडी जो MSP देती है, उस मंडी के जो मिडिल मैन है
वो कह सकते हैं कि मैंने तुमको MSP दी है, ये कोई फ्लोर ये एक फ्लोर बनाना नहीं चाहती, एक सीलिंग बनाना चाहते हैं MSP को। दैट इज़ व्हाट दे ऑलवेज डू। सोशलिज्म हमेशा ऐसे ही काम करती है। वो लोग जिसको सोशलिज्म कहते हैं वो बेसिकली बहुत हाईली सक्सेसफुल कैपिटलिज्म है जिसमें कुछ एल्ट्यूरिस्टिक लोग हैं। सोशलिज्म जब जैसे ही तुम गवर्नमेंट्स को या फिर बड़ी बॉडीज़ को मेंटेन करने देते हो ना, ये मिनिमम प्राइस, वो मिनिमम प्राइस के आगे कुछ नहीं देते अनलेस इट इज़ कम्प्लीटली डेमोक्रेटाइज्ड एंड मेरिट बेस्ड। खैर वो तो इंडिया में हो नहीं सकता मेरिट बेस्ड। तो लोगों को एक नफ़रत सी है इन इंडस्ट्रियल जॉब से कि हाँ ये नीच काम है, ये सेफ़ काम हम लोग लेंगे, हम लोग नौकरी करेंगे। और मैं जिन लॉज की बात कर रहा था, कांग्रेस के रहते रहते 1400 रेगुलेशंस थी और पूरे के पूरे 29 एक्ट्स थे जिनको एक स्मॉल बिजनेस को पूरी तरह से उनके गार्ड रेल्स में रहना पड़ता था, तब जाके उनको ये परमिशन मिलती थी कि तुम और लोगों को एम्प्लॉय कर सको। जब तुम्हारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ नहीं होती, क्या होता है, यहाँ पे कट ऑफ इतना लो है, तुमको इतने सारे लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू जाना पड़ता है कि तुम कभी वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हो कि तुम्हारा वो टर्नओवर हो जिसके अगेंस्ट तुमको गवर्नमेंट लोन देगी। गवर्नमेंट लोन देने का एक बहुत रीज़नेबल टर्नओवर रखती है। शायद जो एवरेज व्यापारी है वो शायद वहाँ तक पहुँच भी सकता है अगर उसको तुम एम्प्लॉयज़ रखने दो तब, अगर किसी के पास अच्छी आइडियाज़ है तब। वो कोई फ्री किश नहीं है कि तुम्हारा इतना टर्नओवर, ऐसा नहीं कि तुम्हारे 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए तब जाके तुमको लोन्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि तुमको अदानी अंबानी ही बनना पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स के लिए, 1-2 करोड़ के लोन के लिए तुमको 100 करोड़ कमाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मिनिमम 50-60 लाख के टर्नओवर तक पहुंचने के लिए भी तुमको एक वर्कर बेस चाहिए जो 300 वर्कर्स से ज़्यादा ही हो, है ना। तब जाके तुमको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करेंगे, तब और आगे जाके तुमको सरकार फंड करेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आज भी 350 नियम है, रेगुलेशन है, जिसको मोदी सरकार ने 1436 1450 से काट के यहाँ तक लाई है, तो क्या करेंगे। पहले वहाँ पे शायद 5 दशक तक किसी को घूमना पड़ता था, किसी मामूली व्यवसाय को, किसी मामूली व्यापारी को, है ना। आज शायद वो घट के 1 या 2 दशक है, लेकिन दिस इज़ स्टिल वेरी डिस्करेजिंग। जाओ कोर्ट्स में जाके फिर वो हर एक जगह पे बस लोगों को रगड़ा जाता है, घसीटा जाता है। दैट इज़ द नेचर ऑफ इंडिया, पीपल बीइंग ड्रैग्ड अलोंग इनटू थिंग्स दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। एज अ रिज़ल्ट लोग जानबूझ के अपनी बिज़नेस को छोटा रखते हैं। मीडियम बिजनेस नाम का कुछ है नहीं इंडिया में जितना होना चाहिए। ऑब्वियसली लार्ज बिजनेसेस से ज़्यादा मीडियम बिजनेस है, लेकिन दैट इज़ बाय एन अमाउंट दैट इज़ इनक्रेडिबली लो। देयर शुड बी अबाउट 100 times मोर मीडियम बिजनेसेस दैन लार्ज बिजनेसेस। वही कहीं 2 या 3 गुना ज़्यादा होंगी इन रियलिटी, क्योंकि उस टर्नओवर तक पहुंचने के लिए भी तो एक एम्प्लॉय बेस चाहिए, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। और ये जो अमीर होते हैं, जो जनरेशनली रिच पैदा होते हैं, ये अपना पैसा लगाते हैं, किसी अच्छे हाई एंड लॉयर से बात करते हैं और फिर वो अपने कनेक्शंस को काम लगाता है, उनका केस जल्दी निकल जाता है कोर्ट से, और फिर उनका प्रोडक्ट डिज़ाइन ये वो सब इन मोशन आ जाता है। विद द एवरेज पर्सन हु डजंट हैव डैडी मनी, डजंट हैव ओल्ड मनी लाइक दैट, अ नॉर्मल स्टार्टअप, दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। मोदी जी जिनको स्टार्टअप्स कह रहे हैं ना, it is not enough by any reasonable metric, it is not enough। ये वो बंदे जो जाके रोज़ कोर्ट में उस पसीने से भरे कोर्ट सेटिंग्स में, उस जम्स में जाके खुद को लपेटते हैं और फिर आखिरकार शायद उनको एक हियरिंग मिलती है और जहाँ पे शायद हो जाता है। बहुत सारे शायद है इसमें। So that brings me to the next thing, जैसा मैंने यहाँ पे कहा है, हम अंडरस्टाफ्ड हैं, ओवर स्ट्रेच्ड हैं, और हमारी सिविल कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स से भी ज़्यादा बुरी हालत में है। सिविल कोर्ट्स कैलाश सत्यार्थी ने कहा था कुछ ऐसा कि अगर किसी
12-13 साल की बालिका का बलात्कार होता है तो उसको कुछ 3-4 दशक लग जाते हैं कानून को अपने काम करने में, उस दोषियों की सज़ा होने में। बेंचो लगभग उतना ही टाइम लगता है एक नॉर्मल बिज़नेस को कम से कम लगा करता था एक नॉर्मल बिज़नेस को रिसीप्ट्स मिलने के लिए, अलावेंस मिलने के लिए कि वो लोग और ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकते हैं, तब जाके उनका टर्नओवर बढ़ता है, तब जाके वो लोग सरकार से। तो ये कहते हैं ना अदानी अंबानी को मिलता है। लाइसेंस राज किसने शुरू किया था और ये 1400 कानून और रेगुलेशंस किसने बनाई थी? ये सब अपने अपने धंधे में डूबे हुए हैं, इनका कभी मत सुनना। ऊपर से वो आके तुम्हारे ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगा देगा। तुम्हारे पास कोई नॉर्मल 3 BHK फ्लैट है तो वो राहुल भड़वा आके तुमको कहेगा कि ओ मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वो तुम्हारा घर इतना बड़ा है, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए अगर तुमको पूरा घर रखना है तो। इनहेरिटेंस टैक्स। आखिरी चीज़ जिसको मैं कहूँगा कि हर एक देश के डेवलपमेंट में 3 पायदान होते हैं ना। पहले होते हैं किसान खेती बाड़ी, इनका डेवलपमेंट, फिर आती है इंडस्ट्री, फिर आता है सर्विस शॉप, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। हम सबको कम ज़्यादा मालूम है ये कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को मद्देनज़र रखते हुए सर्विसेज को इतना बड़ा बनाया है ना। लेकिन besides that common knowledge, what people also do not tell you is India has a massive problem with agricultural management. उत्तर प्रदेश और बंगाल इंडिया के 2 स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल उगाते हैं ना, और दोनों में ज़्यादातर लैंड इरिगेटेड नहीं है कंपेयर टू सम प्लेस लाइक पंजाब, जहाँ शायद देश का 2 या 3% कल्टिवेटेड इलाका है, जहाँ पे वो हर हेक्टेयर में 4.5 टन चावल की उपज करते हैं ना। यू लुक एट बंगाल और उत्तर प्रदेश, एवरेज प्रोडक्शन 3 टन से कम है। इंडियंस कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल सकते। जैसे बंगाल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ा है यार, क्या फ़र्क पड़ा है? पहले साल भर में शायद 50 लोग मरते थे, अब एक साथ वो पानी छोड़ देते तो 50 लोग मर जाते। दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ DVC. You would hear less cases of deaths all over the year and more at one time. पहले साल भर में 50 लोग मरते थे, अब हफ्ते भर में 50 लोग मरते हैं। इन गांडुओं को कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि शायद हम लोगों को उस जमे हुए पानी में एक रिजर्वायर बनाना चाहिए, शायद हम लोगों को कैनाल्स बनाने चाहिए, और फिर हम लोग शायद ये बकचोदी से भरी एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर सकें कि हम लोगों को किसानों के लिए ज़मीन बचानी है कि फ्यूचर में और किसान होंगे, और उन किसानों के लिए हम लोग ज़मीन बचाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसान की ज़मीन उनके हाथ से छीन के नहीं देता। वो ऐसी ज़मीन देते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, जहाँ पे खेतीबाड़ी हो सकती भी है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ने वाली कि हम लोगों को और 20% 30% ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारी पॉपुलेशन और शायद 20% बढ़ेगी, ज़्यादा से नॉट इवन 20%, 15%, वो भी पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से है ना। हमारी पॉपुलेशन 1.6 बिलियन में मैक्स आउट कर जाएगी। वी आर नेवर गोइंग टू रीच दैट 1.7 1.8 बिलियन मार्क, जैसे लोग पहले स्केयर मॉन्गरिंग किया करते थे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हमारी आबादी 180 करोड़ तक पहुंचने वाली है, 160 के नीचे रह जाएगी। और हमारे पास जितनी खेती बाड़ी की ज़मीन है, अगर हम लोग उसको बस उतना इफ़ेक्टिव बना ले जितना पंजाब ने बनाया है, वी हैव मोर देन इनफ लैंड। और ऊपर से तो like I said to you guys before, I think in another video, इंडिया में जो खाने की प्रॉब्लम है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। अमीर एक बिना किसी हद के चावल खरीदते रहते हैं। वो जो बासमती चावल है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली बॉट बाय देम। कहीं पे कोई लिमिट्स नहीं है, अपने घर पे जमा के रख दिया है इन्होंने। लेकिन रेशन देने के लिए सरकार के पास वो 22 रुपये का चावल जो पचता नहीं है, और जो घटिया है जिसमें आधा तो धूल है शायद बाई वेट, उनको शायद 5 बार धोना पड़ेगा तब जाके
वैसा रेशन का चावल मिलता है एक मामूली साधारण इंसान को. इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. It is a distribution problem. Government should have some kind of control over how much grain someone buys. यहाँ पे तो लोगों का मजाक बनता है कि तुमको साल का महीने का इतना चावल मिलेगा, रेशन कार्ड होगा तब. वो जितना देते हैं, जितना गेहूँ देते हैं, जितना चावल देते हैं, वो सब एक मजाक है. अंडे की बात तो छोड़ ही दो. अंडे थोड़ी देंगे, सोयाबीन थोड़ी देंगे, पनीर थोड़ी देंगे कभी रेशन में, चिकन थोड़ी देंगे, लेकिन प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाते. और हम लोगों को एक्सक्यूज़ देते रहते कि वी नीड लैंड प्रोटेक्शनिज्म. तो ऑल ओवर इंडिया भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में प्रोटेस्ट चाहिए. ये हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों को चूतिया बनाया जाता है सीधा कि हम लोगों को और खेती की ज़मीन चाहिए. नहीं चाहिए. हम लोगों को बस जो खेती की ज़मीन उसको और इफ़ेक्टिव बनाना है ना. इंडिया की जो सो कॉल्ड खेती की ज़मीन उसका 15% तो कुछ उसकी कोई उपज है ही नहीं, उपजाऊ ज़मीन है ही नहीं. इट्स अ फकिंग वेस्ट लैंड. बाकी और 25% है जहाँ पे कुछ खास नहीं उगता. मोर और लेस इंडिया का 55 to 60% एग्रीकल्चरल लैंड प्रोड्यूसेस 90 to 93% ऑफ इट्स ओवरऑल प्रोड्यूस. और वो जो ज़मीन है वो भी फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है. We don't need, in fact, we don't need more agricultural land. In fact, हमारे पास जितना है उससे कम चाहिए, उससे कम ज़मीन चाहिए हमको. ये मैल प्रैक्टिसेस हैं खेती बाड़ी में जो हमारे देश को अभी भी यहाँ पीछे रख रही हैं. आज भी लोग वो एक कहानी है बंगाली में जहाँ वो कहते हैं कि एक लोमड़ी वो एक लोमड़ी के पास मगरमच्छ अपने बच्चों को हम शायद कुछ पढ़ने के लिए भेजता है. इसको कहते हैं सीआर पंडित, कि लोमड़ी पंडित है. और ये होता है कि ये लोमड़ी हर एक बार जब मगरमच्छ देखने को आता है इनको, तब वो एक ही बच्चे को दिखाने लगता है कि देखो ये तो तुम्हारा बच्चा, ये धीरे धीरे बोलने सीख रहा है, और बाकी बच्चों को वो खा जाता है ना. इट इज़ बेसिकली दैट. सीआर पंडित की कहानी, लेकिन पॉलिटिक्स में. सो देयर आर नो सॉल्यूशंस दैट वी कैन इमीडिएटली एक्ट ऑन और दैट वी कैन रीच. किसी का रेजिग्नेशन करवा के तो बिल्कुल ही नहीं. अगर इन चीज़ों के बारे में कोई आवाज़ उठाता है तब जाके मैं समझूंगा कि कोई सच में समझता है कि देश में दिक्कत क्या है. जब तक लोग ये नहीं समझेंगे, जब तक लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे और फिर बस चूतिया की तरह सड़क पे उतर के कहेंगे कि रेजिग्नेशन चाहिए, तो ये तो मैंने कहा है पहले, सोशल मीडिया और रील्स से समाज को चलाना ये लोग सीखते हैं. दैट्स व्हाट दे आर रिटार्डेड. और इनसेंसिटिव बात कहूँगा, 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ाई का मिला है इन लोगों को और ये सुसाइड कर लेते हैं. लाइक नथिंग स्क्रीम्स आई एम अ गुड स्टूडेंट लाइक ऑफिंग योर सेल्फ व्हेन यू गेट 1 more month. क्या है मतलब, रट्टा मारा था 1 महीने में भूल जाऊँगा. जिन्होंने खुदकुशी की है ना, वो रट्टा मार के गए थे. उनको लगा था कि 1 महीना और मैं अपने दिमाग में ही नहीं रख सकता, मुझे उसी दिन पर उगलना था उसको पेपर के ऊपर. दैट इज़ वाई दे अनलाइव देमसेल्व्स. कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो सच में कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ा है, वो कभी भी एक महीने का वक्त दे के खुदकुशी नहीं कर लेता है. आई विल लीव यू गाइज विद दैट.